नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में बीएससी और बीए सेमेस्टर वन वाले बच्चों के लिए एग्जाम बूस्टर सीरीज का थर्ड लेक्चर लेकर के। यानी डे 3 हम लोग का एग्जाम बूस्टर मीन्स आपके एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, अच्छे नंबर आ जाए, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें याद रखेंगे। इसके अंदर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिकली कहा जाए तो पीवाईक्यू एंड गेस क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो सीरीज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये क्या है सर? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड गेस क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आप अलग से चिंता मत करिएगा या अलग से तनाव बिल्कुल मत लीजिए कि सर हमें गेस क्वेश्चन अलग से पढ़ना है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। सारे कुछ आपको इस सीरीज में मिल जाएगा। सब्जेक्टिव का सीरीज हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे। आते हैं सर डिफाइंड क्वेश्चन अपने पास में। डिफाइंड फॉलोइंग टर्म्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आपको यहाँ पर एग्जाम में एग्जैक्टली यही पूछा जाता है। डिफाइंड द फॉलोइंग टर्म्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मीन्स हुआ कि आप इस सब का डिफिनेशन बताइए और इसके ऊपर प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स भी दिए। सबसे पहले आता है अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक। ये तो 12th में ही आपने पढ़ा होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं सर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए। इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से वही मैट्रिक्स आता है तो कहलाता है सिमेट्रिक। मींस अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका एलिमेंट है आई जे ए आई जे और उसके ऑर्डर है n बाई एन, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज होता है क्या सर? ए जे आई। अगर आप देखें ऊपर में तो आपको कहा गया है कि ए ट्रांसपोज बराबर ए होना चाहिए। इट मीन्स आप कह सकते हो यहां से कि ए जे आई मस्ट बी इक्वल टू ए आई जे। ए जे आई बराबर ए आई जे होना चाहिए। मतलब A12 इस सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया। यहाँ पर से सिमेट्रिक का मतलब ये हो जाता है, आपको याद रखनी चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब ये हो जाता है, मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट, कि A12 जो है A12 जो है वो A21 के बराबर हो। का मतलब ये हुआ कि आई जे को इंटरचेंज कर दे, वैल्यू सेम। और अगर बात करा जाए इसमें कि A23 जो है वो A32 के बराबर हो और A13 जो है A31 के बराबर। समझ रहे बात को? बिल्कुल। इसी टाइप से अगर हम बात इसमें एग्जाम्पल भी आपको देना है तो एग्जाम्पल भी आप यहाँ से ले सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप चाहो तो ऐसा कह सकते हो कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हमने क्या कहा है आपको यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि A12 वाला एलिमेंट और A21 वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर देखो डायगोनल में क्या लिखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायगोनल में कुछ भी लिख लो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ -1 रखते हैं अगर तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में -1। ये अगर आपने कर दिया 5 -6, यहाँ भी क्या लिखना है माइनस का। डायगोनल में क्या लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उसमें देखना कि ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम है, ये बन जाएगा अपने पास में। ठीक, आप चाहो तो इसको एक्सपेरिमेंट करके भी बता सकते हो कि देखो भैया एक्सपेरिमेंट करने पर ए का ट्रांसपोज करे। ए का ट्रांसपोज जो है अपने पास में रहेगा 2 1 -1 एंड 1 3 -6 -1 -6 एंड 5। तो वापस ए ही बन रहा है। ये बन गया अपने पास में मैट्रिक। देयरफॉर कह सकते हैं यहाँ पर से कि ए इज। उसके बाद करते हैं सर एस्क्यू सिमेट्रिक का। एस्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है सर? तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास में ए है जिस उसको स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज उसी के निगेटिव ए के बराबर हो जाए, उसका ट्रांसपोज उसी के माइनस के बराबर हो जाए, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। आप ए जानते हो ए आई जे है, ए ट्रांसपोज जे आई है। ए ट्रांसपोज बराबर -a होने का मतलब है कि ए जे आई का वैल्यू जो है वो ए आई जे के बराबर हो। मीन्स अगर आप यहां से कह सकते हैं तो ऐसा कह सकते हैं सर कि अगर A12 है तो बराबर होगा A21 के। ये कब की बता रहा हूं, जब I और J सेम नहीं हो तब।
आई और जे इक्वल अगर नहीं है तो A12 A21 के बराबर है, A23 A32 के बराबर है, A31 बराबर है A13। नहीं, ऐसा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। में माइनस के साथ होगा। माइनस के साथ होने का मतलब ये है दोस्त, यहां पर से तुम कह सकते हो कि A12 बराबर में माइनस का A21, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस, मतलब एक दूसरे का निगेटिव है। A12 अगर पॉजिटिव तो A21 उसका निगेटिव, A23 पॉजिटिव तो A32 निगेटिव, A31 पॉजिटिव तो A13। और अगर हम बात करें कि जब I और J सेम हो जाए, मीन्स मैं यहां पर से कह सकता हूं कि Ji सेम कर दोगे, ये बन जाएगा अपने पास में क्या, AII बराबर माइनस का AII। ये को मैंने I बना दिया, तो हो गया 2AII बराबर जीरो, बराबर जीरो। इसका मतलब AII बराबर में कितना, जीरो। इसका मतलब ये है कि A11 A22 A33 से ANN तक का सब एलिमेंट, मीन्स सीधा सीधा समझो ना कि ये बात कब की चल रही है, डायगोनल का। डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स आर, ठीक है भैया। इसका एग्जाम्पल की बात होगी तो एग्जाम्पल यहीं पे लगा देता हूं मैं। एग्जाम्पल ये लिखने के बाद एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा। हमने कहा ए मैट्रिक्स है अपने पास में, डायगोनल एलिमेंट्स को पहले जीरो कर देना, यहाँ वन तो इसका नेगेटिव -1, क्योंकि ये 1 2 है तो ये 2 1 है। अगर यहाँ पर अपने पास -2 है तो ये बन जाएगा अपने पास +2। ये अगर लिखोगे -3 तो ये बन जाएगा अपने पास में +3। ये बाय डिफॉल्ट एग्जाम्पल बन गया। पर इसको अगर दिखाना हो तो आप ट्रांसपोज करके दिखा देना। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास में 0 1 -2 -1 0 -3 2 3। आप देखोगे इसके इक्वल नहीं आया, लेकिन इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लीजिएगा, 0 1 -2 -1 0 -3 2 3 माइनस का, ये बन गया। ठीक है बंधु। अब आते हैं सर हर्मिशियन मैट्रिक्स पर। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है सर? तो कोई स्क्वायर में कम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर में कम्प्लेक्स नंबर यूज किया गया होगा, उसमें अगर जेड स्टार निकाला जाए तो जेड स्टार किसके बराबर हो सर? जेड के बराबर हो। जेड स्टार बराबर जेड होने का मतलब क्या हो गया दोस्त? जेड स्टार बराबर जेड होने का मतलब ये हो जाता है कि कंजुगेट का ट्रांसपोज, ये जो होता है ना जेड स्टार, एक्चुअली में इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट का ट्रांसपोज, या फिर ट्रांसपोज का कंजुगेट। क्या हो, सेम हो, जेड के ही बराबर आता होगा। कंजुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कंजुगेट जेड के बराबर आ गया तो हर्मिश। वही बात है यहाँ पे देखो, ट्रांसपोज का कंजुगेट बराबर कितना, जेड आई जे। जेड अगर ए आई जेड बराबर में जेड आई जे है एलिमेंट, तो इसका ट्रांसपोज किया तो जे आई बन गया, कंजुगेट लगा दिया। ट्रांसपोज का कंजुगेट उसी के बराबर हो। इट मीन्स यहां से तुम ये भी कह सकते हो सर कि अगर हमारे पास में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जेड आई जे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो a प्लस आयोटा बी है, तो कहता है कि इसका कंजुगेट जो है ना, जेड आई जे का कंजुगेट, जेड जे आई का कंजुगेट, वो बराबर होगा किसके, जेड आई जे। क्या इतना लिखने से सही लिखो कि Z12 जो होगा उसका कंजुगेट Z21 के बराबर होगा, और Z23 का कंजुगेट जो है वो Z32 के बराबर होगा, और Z13 का कंजुगेट जो है वो Z31 के बराबर।
मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे इस बात को। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। अब इसमें आपको देख लेना है क्या, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर छोटा वाला ही लेता हूँ 2/2 का। अब डायगोनल में कुछ भी लिख लो, उससे दिक्कत नहीं है। डायगोनल में मैं लिख दिया यहाँ पर 2 प्लस में 3 आयोटा, यहाँ 5 - 4 आयोटा। शर्त ये है कि इसमें Z12 जो है उसका कंजुगेट Z21 के बराबर। मतलब कि अगर मैंने कह दिया यहाँ पर से कि 3 प्लस में 5 आयोटा है, का कंजुगेट होगा कितना, 3 - 5 आयोटा, तो वो यहाँ होना चाहिए। Z12 का कंजुगेट इसमें हो Z21 के बराबर। अब देखो इसका निकाल के जेड स्टार का मतलब होता है जेड का कंजुगेट का ट्रांसपोज, कंजुगेट ट्रांसपोज। कंजुगेट का मतलब हुआ हर एक एलिमेंट का कंजुगेट निकाल, ये हो जाएगा 2 प्लस में 3 आयोटा, नहीं माइनस माइनस, ये हो जाएगा अपने पास 3 - 5 आयोटा, ये हो जाएगा अपने पास 3 प्लस में 5 आयोटा, अब 5 प्लस में 4 आयोटा। अब इसका ट्रांसपोज करिएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये अपने पास में 3 प्लस में 5 आयोटा, 5 प्लस में 4 आयोटा। देखो ये जेड के बराबर ही आया होगा। Z11 का कंजुगेट कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने ये बात बोला ही नहीं कि Z11 का कंजुगेट जो होगा वो Z11 के बराबर हो, Z22 का कंजुगेट जो है वो Z22 के बराबर हो, और Z33 का कंजुगेट जो है ना Z33 के बराबर। का मतलब ये समझ के चलो, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब क्या हो, जब ये सब रियल हो। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो है, डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल है। इसका मतलब इसके डायगोनल में आपको रियल नंबर डालना है। जो हो गया, आपने इसे 2 रख दिया यहाँ पर, यहाँ रख दिया आपने सिर्फ 5 या 4 ले लो कोई दिक्कत। यहाँ पर आपने कह दिया यहाँ पर से 2 का कंजुगेट 2 रह जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा 3 माइनस में 5 आयोटा, इसका कंजुगेट 3 प्लस में 5 आयोटा, तो हो जाएगा 4 का 4। ट्रांसपोज करिएगा, आ जाएगा 2 3 माइनस 5 आयोटा, इधर 3 प्लस में 5 आयोटा, ये कितना आ चुका वापस वही ना, इसके बराबर का मतलब हर्मिशियन है। उसके बाद अगर हम बात करें सर यहाँ पर से, तो हमारा अगला कहानी है सर एसक्यू हर्मिशियन। एसक्यू हर्मिशियन क्या है, एग्जैक्टली वही जेड स्टार बराबर में जेड का निगेटिव माइनस ऑफ जेड के बराबर हो। इसका मतलब वही जेड कंजुगेट जेड ट्रांसपोज, जेड ये जो अपने पास थे क्या था, जेड कंजुगेट का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कंजुगेट, तो ट्रांसपोज का कंजुगेट बराबर माइनस जेड हो। इसमें भी थोड़ी थोड़ी बातें आप यहाँ से मॉडिफाई करके नया चीज ला सकते हो, कि अगर मैं यहाँ पर से कह दूं कि Z12 का कंजुगेट बराबर होगा माइनस में Z21 के, इन है Z12 का कंजुगेट बराबर माइनस का Z21,
Z23 का कंजुगेट बराबर में माइनस का Z23, Z13 का कंजुगेट बराबर में माइनस का Z13, 31 23 नहीं होगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर से तो ऐसा कह सकता हूं कि जब बराबर हो तब तो Z11 का कंजुगेट बराबर माइनस Z11, Z22 का कंजुगेट बराबर में माइनस Z22, Z33 का कंजुगेट बराबर में माइनस में Z3। सही बात है। ये निगेटिव के बराबर तभी हो जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने निगेटिव के बराबर तभी होगा कंजुगेट करने पर जब वो क्या हो, रियल हो या प्योरली इमेजिनरी। का मतलब हो गया डायगोनल जो होगा, डायगोनल इज रियल या फिर प्योरली इमेज, प्योरली इमेज। समझ रहे हैं बात को, एकदम बढ़िया समझ रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर से एग्जाम्पल में हमारे पास में एक मैट्रिक्स है Z का एलिमेंट्स जो है डायगोनल में हमने 0 लिख दिया और 2 आयोटा लिख दिया माइनस, प्योरली इमेजिनरी है, आप रियल रख सकते। अच्छा, अब हमने कहा कि Z12 का कंजुगेट Z21 के बराबर होगा, Z12 का कंजुगेट, Z12 का कंजुगेट करोगे ये हो गया मान लो 3 प्लस में 4 आयोटा, इसका कंजुगेट माइनस के बराबर, इसका कंजुगेट का माइनस बराबर होगा Z21 के, Z12 का कंजुगेट करोगे तो वो माइनस ऑफ Z21 होगा। इसका मतलब कंजुगेट करेंगे तो मन में सोचो 3 प्लस 4 आयोटा आया, 3 माइनस 4 आयोटा आया, उसका नेगेटिव करेंगे तो -3 अब प्लस में 4 आयोटा। अब तुम देख लो Z का कंजुगेट, Z स्टार निकाल के, मतलब Z के कंजुगेट का ट्रांसपोज, इसका मतलब कंजुगेट में 0 आ जाएगा, 3 प्लस में है तो 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा, -3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा, इसका कंजुगेट करेंगे तो 2 आयोटा। ट्रांसपोज कर लो, 0 3 माइनस 4 आयोटा -3 माइनस 4 आयोटा और 2 आयोटा, ट्रांसपोज कर दिया। अब जल्दी से बताना इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो 0, 3 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, माइनस कॉमन लूँ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा आयोटा, वापस आ गया अपने पास में माइनस का, हो गया एसक्यू हर्मिशियन। ठीक, तो हर्मिशियन एसक्यू हर्मिशियन आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक, अब बात करते हैं सर इसके प्यारे से एक और डिफिनीशन, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक क्या होता है किसी मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, a matrix R is said to be rank of matrix A of order m by n if at least one minor of the order R is non-zero and each minor of R plus 1 is 0. It is denoted by R या रो A. मीन्स कोई भी मैट्रिक्स अपने पास m by n का है, का रैंक R होगा, उसके लिए शर्त क्या है सर कि आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर, माइनर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट में किसी मैट्रिक, कोई मैट्रिक्स का अगर कुछ रो और कॉलम को हटा करके जो डिटर्मिनेंट तैयार होता है उसको बोलते हैं हम लोग माइनर, तो वो 0 हो, आर रैंक वाला माइनर 0 हो, और आर प्लस 1 यानी कि आर से ऊपर जितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा या माइनर होगा सबका वैल्यू 0। ठीक, देखिए जैसे जैसे अपने पास में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर में 1 2 3 है, 2 4 6 0 -1 7 है। अब यहां पर ए मैट्रिक्स है, ये n 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई इशू नहीं, इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अपने पास 1 2 3 2 4 6 0 -1 एंड 7। डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे तो सेकंड रो से 2 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 1 2 3,
0 माइनस 1 7 है। अब आ गया सर 2 इंटू 0 मीन्स 0 आ गया। 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स का रैंक 0 हो गया है, सॉरी 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो गया, इसका मतलब रैंक इसका 3 नहीं होगा, इससे कम होगा, 3 से कम होगा। 3 से कम कितना होगा सर, भी समझते हैं। तो अब इसका निकालेंगे माइनर, माइनर ऑफ ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर का माइनर निकाल। ठीक है बंधु, 2 ऑर्डर का माइनर क्या होगा सर, 2 ऑर्डर का माइनर, 2 ऑर्डर का माइनर का मतलब इसमें से कोई भी आप 2/2 का उठा लो, जैसे हमने ये 4 उठा लिया तो आ गया 1 2 2 4, 4 में से 4 चला गया भैया 0 हो गया। दूसरा चेक करिए, अब हम इसको पकड़ते हैं तो 1 2 0 माइनस 1 1 2 0 माइनस, अब यहाँ पर -1 -0 हो गया, मतलब -1 हो गया, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कह सकते हो कि रैंक ऑफ ए जो है वो हो जाएगा अपने पास में -1 नहीं, कितना ऑर्डर वाला था, 2 ऑर्डर वाला, तो 2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कहता हूँ कुछ समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारा प्यारा सा ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। ऐप का नाम है ठाकुर सर एकेडमी। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, इस ऐप को सर्च कीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठाकुर सर एकेडमी ऐप है, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। इस ऐप पर आपको 11 12 के, जेई के, बीएससी के, एमजेसी, एमआईसी और सीयूटी के कोर्सेस आपको देखने को मिलेगा। इस ऐप पर आपको लाइव और रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में कोर्सेस अवेलेबल मिलेंगे। डेमो क्लास भी अवेलेबल, हर एक कोर्स में आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। कभी भी चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ। डाउट कॉर्नर अवेलेबल है, मतलब अगर आप किसी भी तरह के कोर्स में इनरोल है, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप डाउट के लिए कभी भी 24/7 टीचर्स के साथ चैट कर सकते हैं। और फ्री पीडीएफ जो भी यूट्यूब पे क्लास चलती है उसका, क्वेश्चन बैंक का, और मैं यहाँ पर से बताऊं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फ्री कोर्सेस जो है अवेलेबल है इसके अंदर में। क्वेश्चन बैंक, यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चलती है, ये सब सिलेबस, ये सब फ्री पीडीएफ उपलब्ध है आपको इस हमारे से प्यारे प्यारे से ऐप पे। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें किसी भी तरह का फीचर्स का फ़ायदा उठाएं और फ़ायदा उठाने में दिक्कत हो रही है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155455177 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से सारी जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हैं। आते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। कहता है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमारे पास जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो अपने पास में है वो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है। उसके बाद 2x प्लस में y प्लस में 3z इज इक्वल टू में 8 है। उसके बाद माइनस में 2y प्लस में z इज इक्वल टू में 7 है। अब यहाँ पर से जो है, यहाँ पर से जो है आप देख पाओगे, यहाँ पर से क्या देख पाओगे सर कि इसको मैट्रिक्स मेथड से बनाना है तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेना है जो कि होता है कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। इसमें x का 1 है, y का -2, z नहीं है, इसका मतलब 0। इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का 3 है। इसमें x का 0 है, y का -2 है, z का 1 है। और b होता है अपने पास, x होता है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स x y z, 3 वेरिएबल है। और उसके बाद सर अपने पास आता है b कांस्टेंट टर्म्स जो कि राइट साइड में होता है 10 8 और 7। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने का। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1 - 2 0 2 1 3 0 - 2 एंड 1 है। अगर आप पहला रो या पहला कॉलम से सॉल्व कर लो जल्दी बन जाएगा। चलिए पहला कॉलम से सॉल्व करते हैं। 1 रखेंगे तो 1 प्लस में 6 हो जाएगा। जब -2 रखेंगे तो इस केस में इसको छोड़ेंगे तो -2 और फिर -0 हो जाएगा, -2 -0। और तीसरा पार्टी जो है अपने पास में वो अपने पास 0 है। तो कुल मिलाकर के अपने पास आ जाएगा ये 7, इधर 4 2 4, 7 4 11, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब बोलोगे सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन।
अब यहां पर कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग फार्मूला पे शिफ्ट कर जाएंगे। कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइन निकालना होगा तब। कोफैक्टर्स निकालो। कोफैक्टर्स बोले तो अपने को चाहिए A11, A12, A13। ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसको लिखते कैसे हैं, तो ये दोनों का सम इवन होता है तो प्लस में M11, दोनों का सम ऑड होता है तो माइनस में M12, दोनों का सम इवन होता है तो प्लस में M13। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम चलेंगे सेकेंड रो के लिए तो A21, A22, A23, ये दोनों नंबर का सम ऑड है इसीलिए माइनस में M12, दोनों का सम इवन है तो प्लस में M22, दोनों का सम ऑड है इसका मतलब माइनस में M23। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब बताओगे यहां पर से कि इसका अच्छा थर्ड रो भी तो लिखना पड़ेगा ना। थर्ड रो में चलेंगे तो A13, A और 23, एक मिनट, 31, A31, A32 और A33, ये दोनों का सम आता है इवन नंबर तो प्लस में M31, माइनस में M32, ये दोनों का सम आएगा प्लस में, इवन आएगा प्लस में। M11 का वैल्यू क्या, इसको छोड़िएगा, 1 + 6 यानी कि 7। M12 का वैल्यू कितना आएगा, इसको छोड़िएगा, 2 - 0 यानी कि 2 माइनस के साथ। 13 पर चलेंगे, इसको छोड़ देंगे, -4 - 0 तो माइनस। उसके बाद फिर चलेंगे सेकंड रो में, इसको छोड़ देंगे हम लोग तो -2 - 2 -2 -0 मतलब -2, माइनस पहले से है तो +2। इस पे आइएगा, इसको छोड़िएगा, 1 - 0 यानी कि 1। उसके बाद थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट पे चलेंगे तो इसको छोड़ देंगे, -2 + 0, माइनस पहले से भी है तो +2। उसके बाद हम चलते हैं सर आगे थर्ड रो में, इसको छोड़िएगा, -6 - 0 तो -6। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 32 का, इसको छोड़ दीजिएगा, 3 - 0 तो 3 - 0 3 होगा, माइनस के साथ, माइनस यहाँ पर है। उसके बाद चलोगे इसमें तो इसको छोड़ोगे, कर ले एक बार, 3 - 0 ठीक, इसको छोड़ दीजिएगा, 1 + 2 4 5। यहां पर से एडज्वाइंट निकालोगे। एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर क्या बनता है सर, एडज्वाइंट ऑफ ए होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है कितना, 7 - 2 - 4, 7 - 2 - 4। उसके बाद सेकंड रो 2 1 2 2 1 2। थर्ड रो में आ जाओ, -6 -3 और 5 का ट्रांसपोज करना है तो 7 - 2 - 4 2 1 2 -6 -3 और 5। ठीक है भैया। अब चले आते हैं सॉल्यूशन के फार्मूला पर। सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, x बराबर में A इनवर्स इंटू बी। तो पहले A इनवर्स तो निकाल लो। ओके सर, A इनवर्स, देयरफॉर A इनवर्स बराबर में 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडज्वाइंट ऑफ A। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब 1/11, डिटर्मिनेंट 11 आया था, डिटर्मिनेंट 11 आया हुआ था। तो यहां पर आप पहुंचा दीजिएगा इसको। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में चलिएगा, x बराबर A इनवर्स इंटू बी है। x अपने पास रहेगा XYZ, A इनवर्स अपने पास 1/11 इंटू में ये भाई साहब जो अपने पास में है वो इंटू बी। बी क्या था, बी था अपने पास में से 10 8 7। आप ये 12th में भी पढ़े हुए हैं,
10 7 8, 10 8 7 उल्टा लिख दिया मैंने, 10 8। ये चीजें आप एग्जैक्टली 12th में ही पढ़े हैं, कोई भारी भरकम बात इसमें है नहीं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 1/11 लिखोगे, मल्टीप्लाई करो इसको, 10 नहीं के 70, 7 नहीं 70, प्लस में 16, माइनस में 7 छक 42, माइनस 20, और फिर प्लस में 8 माइनस 1, इसका माइनस का 40, प्लस का 16, माइनस का प्लस का 35, ठीक है भाई। ठीक करो इसको, 1/11 हो गया अपने पास में, इन दोनों को ऐड करोगे तो 86, 86 में से 42 माइनस कर देना है, 4 4 बचेगा 44, 44, ये दोनों मिला के 41 हो जाएगा, 41 में से 8 घटाओगे -33, ठीक है। ये दोनों को ऐड करिएगा तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 6 15 तो 50, 51, 51 में से घटा दीजिएगा 40, 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 4 -3 और 1 है। हम यहाँ से कह सकते हैं x बराबर में 4, y बराबर में -3, z बराबर में अपने पास 1। ये होगा इसका फाइनल आंसर। आई बात समझ में, कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं कहता है फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक। अब देखो, अब 3/3 का हो तो रैंक डायरेक्टली निकालो डिटरमिनेंट के माध्यम से, अगर 3/3 का नहीं हो तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके बनाओ या एक्लेन फॉर्म में, जो आपको बेटर लगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स को लिख लोगे। मैट्रिक्स ए दिया अपने पास में 2 4 2 4 2 6 4 4 8 सॉरी 4 8 6 8 6 14 8 एंड 12। अगर एक्लेन फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो मैक्सिमम जीरोज आपको नीचे बनाना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं उसके साथ भी कंसेप्ट वही है, बट उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है अंदर में। तो चलो शुरुआत करते हैं, हम लोग नॉर्मल एक्लेन फॉर्म में ही चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम हम काम कर सके, मतलब मैक्सिमम जीरो कर सके जल्दी से जल्दी। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी इसको डायरेक्ट घटा दोगे, R2 में ऑपरेशन, R2 माइनस में R1, तो भैया इसका फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो जाएगा। R2 में ऑपरेशन हो गया, अब R3 में चलिएगा, R3 में ऑपरेशन करेंगे, R3 में इसमें 2 से मल्टीप्लाई घटा दो, R3 माइनस में 2 इंटू R1। R4 में चलेंगे तो R4 में क्या आ जाएगा सर, इसमें से घटा दो 3 से मल्टीप्लाई करके, R4 माइनस में 3 इंटू R1, ठीक। हमारे पास में A इक्विवेलेंट 2, ये अपने पास में 2 4 2 4 रहेगा ही, घटाओ 0, घटा दो 4, घटा दो 2, घटा देंगे 0, घटा दीजिएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 0, 2 से मल्टीप्लाई घटाएंगे 0 ना, 2 से मल्टीप्लाई घटाएंगे 2, 2 से मल्टीप्लाई घटाएंगे 2, में 3 से मल्टीप्लाई घटाएंगे 0, 3 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो 2, 3 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो 6, तो 2 ही बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो, ठीक है। हाँ जी, अब देखो मैक्सिमम जीरो बनने के कगार पर खुद ब खुद जा रहा है, ये खुद ब खुद जा रहा है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दीजिए, जीरो बन जाएगा, इसमें घटा दिए ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम R और इसमें भी कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, ये भी। R1 में ऑपरेशन कर दिया, R1 माइनस में R3, R2 में ऑपरेशन कर दिया, R2 माइनस में R3, R4 में ऑपरेशन कर दिया, R4 माइनस में R3। तो यहाँ पर से अगर देख पा रहे हो तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि A इक्विवेलेंट टू आ जाएगा कितना, R1 में ऑपरेशन हो रहा है, 2 में हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है। 3 को सबसे पहले लिख लेना, 3 में है 0 0 2
चलो इसमें घटा दोगे तो ये 2 रहेगा। R1 में अगर हम लोग, चलो पहले जो काम करो कर लो, वैसे इसको हटा दे, डबल जीरो बन जाता है एक ही साथ। ये भी फायदे वाली बात हुई। वही काम कर लो, R2 में ऑपरेशन कर दो, R2 माइन R1 में ऑपरेशन कर दो, R1 माइनस में R2। ठीक है, तो इसको हटाओ तो जीरो, ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये 4 रहेगा। इसके बाद इसमें जो है घटा दो जीरो, ये 4, ये जीरो 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 4 जीरो। उसके बाद ये अपने पास में 0 2 0 0 2। ठीक है भाई, अब देखो क्या हाल चाल। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग और भी जीरो बना सकते हैं क्या, कॉलम में चलेंगे तो होगा, लेकिन एक्लन फॉर्म के हिसाब से अगर देखें तो हो गया। अब इससे जीरो बनना पॉसिबल नहीं है, एक्लन फॉर्म में मैक्सिमम जीरो नीचे देखा जाता है। इसमें इंटरचेंज कर सकते हो, कर दो, R3 और 4 को इंटरचेंज कर दो। नॉर्मल फॉर्म में भी बदल सकते हो, एक्लन फॉर्म में बदल सकते हो, प्राइस आपका है। ए इक्विवेलेंट टू हो जाएगा तब 2 0 0 4 0 4 0 0, क्या आ जाएगा 0 2 0 0 0 0 2। चलो ना इसको नॉर्मल फॉर्म में ही बदलते हैं, मजा आएगा, है ना, बहुत मजा आएगा। अगर हम इसमें सभी एलिमेंट को अगर हम ठीक करना चाहते, पहले इसको देख लो। अभी नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग कॉलम में भी ऑपरेशन कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें, कॉलम में भी ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं 2 से मल्टीप्लाई को घटा दूं, 0 हो जाएगा। तो C4 में ऑपरेशन, C4 माइनस में C2 इंटू C1, क्या बंधु। अब जैसे ये काम करने जाएंगे तो हमारे पास ए आएगा इक्विवेलेंट टू, C4 में ऑपरेशन कर रहे थे तो C1 को लिख लो 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2, ये हो जाएगा 0 0। और इसमें R2 में ऑपरेशन कर देते हैं, अगर R2 माइनस में R3, 2 इंटू R3, ये भी 0 हो जाएगा। तो ए इक्विवेलेंट टू मिल जाएगा आपको यहाँ पर से 2 0 0 0, इसमें आ जाएगा 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0। अब देखो यहाँ पर से खेल क्या होना है। अब यहाँ पर जो है 1 1 तो इजीली बना सकते हैं, सबको बना दीजिए, और जो जिसके पास पूरा का पूरा 0 उसको नीचे भेज दीजिए। पहले वही कर दीजिए, R3 को R2 को R4 से इंटरचेंज कर, इसका मतलब ए इक्विवेलेंट टू, ये आ जाएगा अपने पास 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0, फिर लास्ट वाला 0 0 0। अब सिंपल है, R1 में 1/2 से मल्टीप्लाई, R2 में 1/2 से मल्टीप्लाई,
R3 में 1/2 से मल्टीप्लाई। अब देखो हम चले थे नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए, लेकिन बीच में हमें मालूम पड़ा कि भैया सॉरी हम चले थे एक्लन फॉर्म में बदलने के लिए, ठीक है, एक्लन फॉर्म में, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि भाई नॉर्मल फॉर्म बनाना आसान है, एक्लन फॉर्म में भी बना सकते हो बट नॉर्मल फॉर्म बनाना ज़्यादा आसान है, तो आप नॉर्मल फॉर्म में खेल दिए, आसान हो गया। वैसे अगर ये एक ऑपरेशन नहीं किए होते कॉलम वाला ऑपरेशन, तो नॉर्मल फॉर्म में भी चलता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, हाँ। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स जब कभी भी होता है ना, जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, तो वो हम लोग चेंज करते हैं इसको जनरली किस फॉर्म में ही, नॉर्मल फॉर्म में ही, अगर 3/3 से ऊपर हो तो, 4/4 का हो तो। अगर ये अपने पास में मतलब कि ये अगर 4/6 है, 4/5 है, तो लोग एक्लन फॉर्म में बदलने की कोशिश करता है। रैंक निकालने का 3 मेथड पॉपुलर है, एक डिटर्मिनेंट वाला, एक है अपने पास एक्लन फॉर्म, एक है नॉर्मल फॉर्म, चॉइस आपका कोई भी लगा सकते हो, हाँ, लेकिन 3/3 से ऊपर हो तो नॉर्मल एक्लन लगाना बेहतर है। अब यहाँ पर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 बन रहा है, ये आ रहा है अपने पास में ए इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का, बाकी 0 है, 0 है, ठीक ना। तो I3 की वजह से हम इस मैट्रिक्स का बोलेंगे रैंक, रैंक ऑफ ए बराबर कितना 3, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अगर ये ऑपरेशन आप नहीं करे होते ये कॉलम वाला, तो नॉर्मल फॉर्म में भी बोल सकते। याद रखिए एक्लन फॉर्म में सिर्फ जो है सिर्फ अपने लोग का रो ऑपरेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, मुस्कुराते हुए घूमर ला के पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। नए बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।